Hello students, welcome back to the next lecture of microprocessor. Now we are going to discuss the pin diagram of 8086. ठीक है, अब 8086 का जो आर्किटेक्चर है ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग पिन डायग्राम देखेंगे कि 8086 के पिन डायग्राम में कौन कौन से पिन है और हर पिन का क्या स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, तो जैसे कि जब हम लोग आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 8086 का जो मेन आर्किटेक्चर का अगर बात करें तो दो पार्ट्स में था, एग्जीक्यूशन यूनिट और बस इंटरफेस यूनिट को अलग अलग कर दिया गया था। उसी तरह जब आप पिन डायग्राम की बात करते हैं तो बाकी जगह से जो 86 का पिन डायग्राम है वो अलग क्यों है, क्योंकि 8086 जो है वो दो मोड्स में काम करता है। ठीक है, या तो ये मैक्सिमम मोड में काम करेगा, ठीक, या तो ये मिनिमम मोड में काम करता है। ठीक है, या तो ये मैक्सिमम मोड में वर्क करता है या मिनिमम मोड में, दो मोड्स में ये वर्क करता है। अब जब भी ठीक, जब ये 8086 आपका मिनिमम मोड में काम करता है तो इसका मतलब ये आपका किससे काम कर रहा है, ये आपका मेमोरी से वर्क कर रहा होता है इंटरनली, ठीक है, या इनपुट आउटपुट डिवाइस से काम कर रहा होता है। और जब मैक्सिमम मोड में काम कर रहा होता है, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल यहाँ पे मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस से वर्क करता है मिनिमम मोड में, और सारे जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो खुद ब खुद जनरेट होते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैक्सिमम मोड में वर्क करता है तो कुछ कंट्रोल सिग्नल एक्सटर्नली जनरेट होते हैं। ठीक है, कुछ कंट्रोल सिग्नल्स आपके एक्सटर्नली जनरेट किए जाते हैं, और जब एक्सटर्नली कंट्रोल सिग्नल जनरेट किए जाते हैं तो वहां पर एक हमारा एक्सटर्नल बस कंट्रोलर, ठीक है, एक्सटर्नल बस कंट्रोलर यूज किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं 8288। ठीक है, ये हमारा एक एक्सटर्नल बस कंट्रोलर है जो प्रोसेसर 8086 के साथ यूज किया जाता है जब वो मैक्सिमम मोड में काम करता है, जब प्रोसेसर को एक्सटर्नली कुछ कंट्रोल सिग्नल्स भी जनरेट करने पड़ते हैं। तो अब जब जैसे जैसे एक एक पिन्स हम डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कब वो मिनिमम मोड में वर्क कर रहा है तो क्या काम है, या जब मैक्सिमम मोड में काम कर रहा है उस टाइम उसका क्या काम होता है। ठीक है, तो 86 में टोटल ये 40 पिन की आईसी है, ये आपकी क्या है, 40 पिन की आईसी है। अब अगर ये 40 पिन की आईसी है तो डीआईपी पैकेज है, डुअल इन लाइन पैकेज है, एक तरफ जितनी नंबर ऑफ पिन्स है उतनी ही नंबर ऑफ पिन्स दूसरी तरफ भी है। ठीक है, तो 1 से 20 तक की देखिए एक तरफ पिन्स है और 21 से 40 तक की ये आपकी दूसरी तरफ पिन्स है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें देखते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज हो रही है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि 86 जो है, ठीक है, जो आपका 8086 प्रोसेसर है, इसमें कुछ पिन्स, ठीक है, कुछ पिन्स होती हैं जो कॉमन होती हैं, जो मिनिमम मोड में भी यूज की जाती हैं और मैक्सिमम मोड में भी यूज की जाती हैं। तो अभी हम लोग कुछ उन पिन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो मिनिमम मोड एज वेल एज मैक्सिमम मोड में वर्क करते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ पिन, अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शंस ऑफ पिन्स कॉमन टू मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड। अभी जो हम लोग पिन डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे, वो पिन्स क्या है, कॉमन है, मैक्सिमम मोड में भी यूज की जाएंगी और मिनिमम मोड में भी यूज की जाएंगी। तो सबसे पहली जो पिन, ठीक है, जो पहला जो कॉम्बिनेशन है वो आपका है AD0 से लेके आपका AD15 तक की। ठीक है, अब AD0 से AD15 पिन आपकी कहां से कहां तक है, ये देखिए AD0 यहां से पिन नंबर 16 से लेके पिन नंबर 2 यहां तक AD14, ठीक, और साथ में ये पिन नंबर 39 AD15। तो ये जो इतनी पिन्स हैं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का ये एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स पिन है, जैसे कि 85 में भी थे, यहां पर भी इन पिन पे एड्रेस भी फ्लो हो रहा है एज वेल एज डेटा भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, एड्रेस और डेटा मल्टीप्लेक्स होता है। अब जब एड्रेस को एक्सेस करना होता है तो ALE सिग्नल हाई हो जाता था, जैसे वहां पर वैसे ही यहाँ पर भी इन पिन पे एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स होता है। जब ALE की वैल्यू 1 होती है तो ये इन पिन्स पे क्या होता है, AD0 से लेके AD15 पिन पे क्या होगा, इस पे क्या होता है, आपका एड्रेस होता है। ठीक है, और जब ये अगर ALE सिग्नल की वैल्यू लो हो जाएगी तो AD0 से लेके AD15 पिन पे क्या आ जाएगा, आपका डेटा। ठीक,
ये हो गया। तो ये पिन हो गई आपकी AD0 से AD15 तक की, ठीक। अब इसके बाद आप देखोगे ये कॉमन है, मिनिमम मोड एज वेल एज मैक्सिमम मोड में काम कर रही है। दूसरी पिन अगर हम लोग बात करें तो दूसरी पिन है आपकी A19, ठीक है, S6 से लेके A16 S3, ठीक। ये पिंस कहाँ है, A19, देखिए ये पिंस आपकी यहाँ पर चेक करिए, ये चीज जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये आपका क्या है, यहाँ पे एड्रेस जो है, ठीक है, A16 से लेके A19 20 बिट का एड्रेस था। इसका मतलब हमें A0 से लेके A19, ठीक है, ये हमें 20 बिट चाहिए एड्रेस की, 20 बिट का एड्रेस बस होती थी ना। तो अभी आपके पास 15 तक आप बात कर चुके हो, 16 17 18 19 ये 4 बिट की और एड्रेस लाइंस है, ठीक है। अब ये जो लाइंस होती है ये आपकी स्टेटस सिग्नल के साथ मल्टीप्लेक्स होती हैं, ये लाइंस आपकी स्टेटस सिग्नल के साथ मल्टीप्लेक्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जब ALE की वैल्यू 1 होती है तो आपका क्या हो जाता है, एड्रेस तुरंत आपका एड्रेस लैच हो जाता है, एड्रेस आ गया, ठीक है। अब जब ALE की वैल्यू 0 है तो आप क्या करते हो, स्टेटस उस टाइम एक्सेस करेंगे। अब स्टेटस के लिए कुछ कंडीशन होती है, ठीक है। अब स्टेटस की यहाँ पे देखिए 4 पिन्स हैं, S3 S4 S5 और S6, S3 S4 S5 और S6। इन चारों पिन्स में आपके पास सबसे पहले 2 पिन्स जो आपकी है S4 और S3, ठीक है, जो आपकी ये 2 पिंस है S4 और S3, ये पिंस आपकी क्या बता रही होती है, इन पिंस पे आपका स्टेटस शो होता है। अगर इनके कॉम्बिनेशन या तो 0 0 होंगे या 0 1 होगा या 1 0 होगा और 1 1 होगा, ठीक है। अब अगर इनके फंक्शन ये बेसिकली सेगमेंट को एक्सेस करती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, सेगमेंट को एक्सेस, ठीक है। कौन सा, 0 0 पे, जैसे हम लोगों के पास 4 सेगमेंट है तो कौन से टाइम पे कौन सा सेगमेंट एक्सेस होना है ये इन पिन की कंडीशन ही बताएगा। 0 0 पे आपका एक्स्ट्रा सेगमेंट एक्सेस होना था, एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद 0 1 पे स्टैक सेगमेंट एक्सेस होता है। उसके बाद 1 0 पे आपका कोड सेगमेंट एक्सेस होगा, कोड सेगमेंट। और 1 1 पे आपका डेटा सेगमेंट, ठीक है, डेटा सेगमेंट। तो ये 4 जो आपके सेगमेंट्स हैं ये S3 और S4 डिसाइड करते हैं कि किस टाइम पे कौन सा सेगमेंट एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास S5 वाली जो पिन स्टेटस पिन है वो क्या शो करती है। तो S5 वाली पिन आपकी क्या शो करेगी, S5, लेट मी इरेज इट, ओके। अब आपकी जो S5 वाली पिन है, ठीक है, S5 क्या बताती है, S5 पिन इंडिकेट करती है IF बिट, इंटरप्ट फ्लैग बिट। अभी हम लोगों ने फ्लैग रजिस्टर पिछले लेक्चर में देखा है, तो इंटरप्ट फ्लैग की कंडीशन को कौन शो कर रहा होता है, S5 पिन शो कर रहा होता है, ठीक है। S5 अगर इंटरप्ट फ्लैग हाई है तो S5 जो आपकी S5 वाली पिन है ये आपकी हाई हो जाएगी, अदरवाइज ये इसको लो रखने पे इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू को डिसेबल कर देगी। अब नेक्स्ट आप देखोगे तो इसके बाद आपका क्या आ रहा है, एक आपके पिन होती है S6 क्या करती है, ये हमेशा लॉजिक 0 पे रहती है, ठीक है, ऑलवेज रिमेन एट लॉजिक, ऑलवेज रिमेन्स एट लॉजिक 0, ये हमेशा लॉजिक 0 पे रहेगी, ठीक है। तो S3 S4 ने सेगमेंट बताया कौन सा है, S5 बता रहा है कि इंटरप्ट फ्लैग की कंडीशन क्या है, और S6 हमेशा लॉजिक 0 पे रहेगा, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पे देखो पिन नंबर 17 NMI स्टैंड फॉर नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल इंटरप्ट आपको मैंने 85 में बताया है कि इस पिन पे अगर सिग्नल मिलता है मतलब कि यहाँ पे जो इंटरप्ट आएगा उसको कोई भी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट डिसेबल नहीं कर सकता है, कोई भी और काम नहीं होगा। अगर इस पिन पे सिग्नल आया है तो हमेशा वो क्या होगा, एंटरटेन किया ही जाएगा, ठीक है। और नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो होता है ये आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट होता है। ये जो NMI है ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट,
ठीक है। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का मतलब क्या है, क्लॉक सिग्नल आपको था, ठीक है, ये पॉजिटिव एज है, लेवल है, और ये नेगेटिव एज है, तो एनएमआई आपका क्या होता है, पॉजिटिव एज पे ही ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट को एंटरटेन करना ही करना है प्रोसेसर को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एक और पिन नंबर 18, दैट इज INTR, पिन नंबर 18, पिन नंबर कौन सा है, 18, पिन 18 पे आपका क्या लिखा हुआ है, INTR, दैट इज इंटरप्ट, ठीक है। इंटरप्ट क्या है, इंटरप्ट कैसे चेक करेंगे, ये आपकी लेवल ट्रिगर्ड हार्डवेयर इंटरप्ट है, ठीक है। जैसे ये एज ट्रिगर था वैसे ही INTR क्या है, आपका लेवल ट्रिगर, मतलब ये चीज, ये जो लेवल है, अगर मैं आपको इससे बना के दिखाऊं तो ये जो लेवल है, इस लेवल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये एच पे नहीं वर्क करता है, ये लेवल ट्रिगर्ड है, ठीक है। अब अगर IF की वैल्यू, अगर IF की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो आपका IF की वैल्यू व्हेन IF इज इक्वल टू 1, ठीक है, INTR इज हेल्ड हाई, तो आपका INTR क्या हो जाएगा, INTR की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉजिक 1 पे हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉजिक 1 पे हो जाएगी। और अगर IF की वैल्यू 0 है, IF की वैल्यू 0 है, तो INTR जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, ठीक है, INTR आपका डिसेबल हो जाएगा। दिस क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लॉक, ये वाला देखिए पिन नंबर 19। तो यहाँ पर जो क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है वो 5 मेगा हर्ट्ज से लेके 10 मेगा हर्ट्ज तक, जैसे कि कई वर्जन है 86 के, ठीक है। तो नॉर्मली 5 मेगा हर्ट्ज की क्लॉक होती है, कुछ वर्जन में 10 मेगा हर्ट्ज तक की क्लॉक जो है वो वेरी की जाती है, लेकिन अगर आप 8086 की बात करेंगे तो आप लिखेंगे कि 5 मेगा हर्ट्ज की क्लॉक पे ये वर्क कर रहा है, ओके। इसके बाद देखिए क्लॉक हो गया, नेक्स्ट VCC, यहाँ पे ये देखिए VCC पिन नंबर 40, VCC आपकी क्या है, +5 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी, ठीक है, VCC आपकी क्या होगी, +5 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पिन, ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पिन देखते हैं, लेट मी इरेज इट, एक और इम्पोर्टेंट पिन देख रहे हैं, यहां पर देखिए BHE//S7, दैट इज पिन नंबर 34, पिन नंबर 34, पिन नंबर 34 पे आपको क्या दिख रहा है, BHE//S7, ठीक है। ये क्या है, ये है आपकी बस हाई इनेबल, बस हाई इनेबल, ठीक है। बस हाई इनेबल पिन की का काम क्या होता है, नॉर्मली S7 की वैल्यू 1 रहती है, जब इस पिन की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटा, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटा है दैट इज D15 से लेके D8, ठीक है, ये क्या करा जाएगा, इसको हम प्लेस कर देंगे। बस हाई इनेबल मतलब कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटा को आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, ये अवेलेबल है ड्यूरिंग द रीड एंड राइट ऑपरेशन, फाइन। नाउ कम टू द पिन नंबर MN/MX bar, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिन, पिन नंबर 33, पिन नंबर 33 क्या है आपकी, MN/MX बार, MN/MX बार आपके पिन क्या बता रही है कि प्रोसेसर आपका मिनिमम मोड में वर्क करेगा या मैक्सिमम मोड में वर्क करेगा। अगर इस पिन की वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर इस पिन की वैल्यू 0 है तो ये किसमें काम करेगा, मैक्सिमम मोड में वर्क करेगा, और अगर इस पिन की वैल्यू 1 है तो ये किसमें काम करेगा, मिनिमम मोड में काम करेगा, ठीक है। थोड़ा सा रिवर्स है, बट चूंकि लॉजिक 0 और 1 आपने ऊपर देख रखा है, उस हिसाब से आप समझ जाइए कि ये मिनिमम मोड में वर्क कर रहा है या मैक्सिमम मोड में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो MN/MX बार एक इंपॉर्टेंट पिन है जो आपको ध्यान रखना है, जो डिसाइड करेगी कि हम मिनिमम में वर्क कर रहे हैं या मैक्सिमम मोड में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पिन देखते हैं, नेक्स्ट पिन आपकी क्या है, पिन नंबर 32, ठीक है, ये देखिए पिन नंबर 32, पिन नंबर 32 है आपकी RD बार, RD बार जैसे कि रीड ऑपरेशन होना है यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये सिग्नल, जब ये लॉजिक 0 पे होगी, ठीक है, तो 8086 जो है वो डेटा को रीड करेगा या तो मेमोरी से, ठीक है, या तो मेमोरी से या आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस से, ठीक है। तो ये RD0 रीड के लिए है, ये इसमें ये आप लोग ने पुराना 85 में भी कर रखा है। नेक्स्ट यहां से RD पढ़ने के बाद देखिए ये पिन नंबर 31 से पिन नंबर 46,
आप ये देख रहे हैं, ये दो दो ऑप्शंस हैं, एक मिनिमम मोड के लिए और मैक्सिमम मोड के लिए अलग अलग है। अभी हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे थे, अभी हम डिस्कस कर रहे थे जो पिन्स कॉमन है हर मोड में। तो इन पिन्स को अभी हम आगे देखेंगे, इसके पहले देख लेते हैं जो आपकी ये पिन नंबर 23 है। पिन नंबर 23 दैट इज TEST बार। ठीक है, TEST बार क्या है, ये जो टेस्ट पिन है ये एक इनपुट है। ठीक है, टेस्ट पिन इज एन इनपुट दैट इज टेस्टेड बाय वेट इंस्ट्रक्शन। ठीक, ये वेट इंस्ट्रक्शन होता है आपका, एक इंस्ट्रक्शन होता है वेट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वेट इंस्ट्रक्शन के लिए ये एक इनपुट की तरह काम करती है। ठीक, अगर टेस्ट पिन जो है वो 0 पे है, अगर टेस्ट पिन जो है वो लॉजिक 0 पे है, तो वेट इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करता है, वेट इंस्ट्रक्शन नो ऑपरेशन पे काम करता है। ठीक है, वेट इंस्ट्रक्शन क्या करता है, नो ऑपरेशन में काम करता है। और अगर टेस्ट पिन लॉजिक 1 पे होती है, अगर टेस्ट पिन आपकी लॉजिक 1 पे होती है, तो वेट इंस्ट्रक्शन वेट करता है टेस्ट पिन के लॉजिक 0 होने पे। जब भी टेस्ट पिन लॉजिक 0 होगी तब वेट इंस्ट्रक्शन ऑपरेट करेगा और उसका मतलब होगा नो ऑपरेशन। ठीक है, ये जो होती है, ये जो आपकी टेस्ट पिन होती है ये कनेक्टेड होती है। ठीक है, 8087, ये आपकी 8087 एक न्यूमेरिक प्रोसेसर होता है। ठीक है, न्यूमेरिक को प्रोसेसर होता है, उससे ये पिन आपकी क्या होती है, कनेक्ट होती है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन जब परफॉर्म करना होता है उस टाइम इसका यूज किया जाएगा। तो ये टेस्ट पिन लॉजिक 0 पे वर्क, जब लॉजिक 0 होगा इसका, तो वह वेट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और उसका मतलब होता है नो ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पिन जो आपकी है वो है इसके नीचे, देखिए टेस्ट पिन के नीचे पिन नंबर 22 दैट इज रेडी। ठीक है, ये जो आपकी पिन है रेडी पिन, रेडी पिन क्या करती है, रेडी पिन आपकी क्या है कि ये जैसे ही जब भी ये एक तो लॉजिक हाई पे वर्क करेगी। ठीक है, रेडी पिन आपकी कब क्या वर्क करेगी, लॉजिक 1 पे वर्क करती है। ठीक है, अगर इस पिन पे लॉजिक 0 है, मतलब कि ये प्रोसेसर आपका रेडी नहीं है, जब ये पिन 1 होगी तभी प्रोसेसर वर्क शुरू कर रहा होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि प्रोसेसर को दूसरे पेरिफेरल, स्लो पेरिफेरल्स के साथ आप इंटरकनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा तो है नहीं, डेटा करेंटली ट्रांसफर हो जाएगा। रेडी पिन क्या करेगा, वेट करेगा कि जो पेरिफेरल है उसकी स्पीड आपके प्रोसेसर की स्पीड से मैच कर रही है कि नहीं, इसके लिए रेडी है जो वेट स्टेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपकी, इसके बाद इसके नीचे देखिए पिन लगी हुई है 21 दैट इज रीसेट। ठीक है, रीसेट, रीसेट पिन क्या करती है, ये जो पिन होती है वो क्या करती है, दिस इज अ इनपुट। ठीक है, कॉज द 8086 टू रीसेट, ये आपके 8086 को रीसेट कर रही होती है। ठीक है, जब भी ये पिन नंबर, जब भी ये 1 पे होगी, जब भी ये लॉजिक 1 होगा, जब भी इसका लॉजिक जो होगा, जब भी ये लॉजिक 1 होगा, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोसेसर जो होगा वो रीसेट हो जाएगा। अब इसमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और सारे जो रेस्ट ऑफ द रजिस्टर्स है वो सारे क्या हो जाएंगे, रीसेट हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू तो 0000H तुरंत ये रीसेट कर देगा। और कोड सेगमेंट जो होता है, ठीक है, कोड सेगमेंट की वैल्यू को ये FFFFH पे होल्ड कर देता है, जैसे ही आपकी ये पिन क्या हो जाती है, लॉजिक 1 पे हो जाती है। ठीक है, इसके बाद एक और पिन देखिए, रेडी रीसेट यहाँ हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे 2 ग्राउंड है, एक 20 और एक पिन नंबर 1 पे। ठीक है, यहाँ पे 2 ग्राउंड है, दोनों को क्या करते हैं, VCC से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये आपकी ग्राउंड से कनेक्टेड रहती है, दोनों पिन पे आपको ग्राउंड को प्रोवाइड करना होता है। अब ये तो आपके नॉर्मल उन पिन्स के बारे में बात कर ली हम लोगों ने जो कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मोड्स में काम करते हैं। अब कुछ स्पेशल पिन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम मोड में काम कर रही हैं, जैसे कि होल्ड, HLDA, WR बार, IO/M बार, DT/R बार, DEN, ALE और INTA बार। ठीक है, अब इन पिन्स के बारे में देखते हैं कि इनका क्या ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, चेक करते हैं, लेट मी रेज इट, ये आपका तो यहाँ पर अब हम लोग कर रहे हैं फंक्शन ऑफ पिन यूज्ड इन मिनिमम मोड। फंक्शन ऑफ पिन्स यूज्ड इन मिनिमम। देखिए 3 मैं आपको बताऊंगी मिनिमम मोड। पहला तो उन पिन्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है,
कुछ पिंस हैं जो मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम मोड में वर्क कर रही हैं, कुछ पिंस हैं जो मिनिमम मोड में वर्क करेंगी और कुछ पिंस हैं जो सिर्फ मैक्सिमम मोड में वर्क करेंगी। तो जो पिंस मिनिमम मोड में वर्क कर रही है उसमें सबसे पहली पिन देखिए क्या है, यहाँ पर इसके बारे में बता रही हूँ। पिन नंबर 28 दैट इज M/IO बार, M/IO बार। ठीक है, ये पिन क्या बताएगी कि अगर इस पिन पे आपने लॉजिक 1, अगर ये मिनिमम मोड में वर्क कर रही है तो इस पिन पे अगर लॉजिक 1 है इसका मतलब हम मेमोरी से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और अगर इस पिन पे लॉजिक 0 है, M-IO बार पे अगर 0 है तो हम लोग कहाँ से आउटपुट, कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पिन आपकी इसमें देखिए एक पिन है WR बार। ठीक है, सेकेंड पिन यहाँ पर है WR बार। ठीक है, ये पिन कब होती है एक्टिव 0 पे होती है। ठीक है, अगर ये एक्टिव 0 पे एक्टिवेट हो रही है 0 लॉजिक पे, ये लॉजिक कब पे हाई होती है, जब लॉजिक 0 होता है और प्रोसेसर क्या कर रहा होता है, राइट ऑपरेशन कर रहा होता है या मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस पे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एक आपको पिन दिख रही है DT/R बार। ठीक है, DT/R बार, डेटा ट्रांसमिट/रिसीव, इसको आप बोल सकते हैं डेटा ट्रांसमिट /रिसीव। ठीक है, डेटा ट्रांसमिट /रिसीव का मतलब हो गया कि ये पिन बताएगी कि जो डेटा है वो ट्रांसमिट होना है बसेस पे या जो उसको रिसीव करना है। अगर ये पिन 1 है तो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। और अगर ये पिन जो है वो लॉजिक 0 है तो क्या हो रहा है, डेटा रिसीव हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट पिन आपकी आती है, इसके बाद यहाँ पे और देखते हैं, इसके बाद हम लोगों की एक नेक्स्ट पिन आती है दैट इज DEN बार। ये देखिए यहाँ पे ये लिखी है पिन नंबर 26 DEN बार, DEN बार। ठीक है, डेटा बस इनेबल, इसका मतलब है डेटा बस इनेबल। डेटा बस इनेबल आपका क्या कर रहा है, डेटा बस इनेबल जो एक्सटर्नल डेटा बस बफर है उसको एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, जैसे ही ये पिन लॉजिक 0 पे आती है, ठीक है, जैसे ही ये लॉजिक 0 पे आती है वैसे ही डेटा बस इनेबल हो जाती है और डेटा फ्लो हो सकता है। अगर ये लॉजिक 1 पे रहेगी तो ये एक्टिवेट नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपकी पिन है ALE हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी ये पिन लॉजिक 1 पे होगी तो क्या होगा, आपके जो बसेस एड्रेस और डेटा मल्टीप्लेक्स थी उन पे क्या आ रहा होगा, एड्रेस आ रहा होगा। ठीक है, अदरवाइज उस पे डेटा फ्लो हो रहा होगा। नेक्स्ट आपके पिन है ये देखिए INTA बार, INTA बार, इंटरप्ट एक्नॉलेज, इंटरप्ट रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्ड में, INTR के रिस्पॉन्ड में इंटरप्ट एक्नॉलेज जो है वो प्रोसेसर बाहर दूसरे डिवाइसेस को बताता है कि हाँ वो इंटरप्ट एक्नॉलेज्ड है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपके पिन है HOLD। ठीक है, होल्ड कब यूज करेंगे, जब हम 8086 में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, जब DMA ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, जो प्रोसेसर का कंट्रोल होता है वो इनपुट आउटपुट और मेमोरी के बीच में ट्रांसफर किया जाता है, तो प्रोसेसर पहले जो पेरिफेरल्स है वो क्या करती है, होल्ड प्रोसेसर को देती है। ठीक है, कि आप अपने बसेस को हमें प्रोवाइड करिए। उसके बाद एक और नेक्स्ट पिन है HLDA, होल्ड एक्नॉलेज। होल्ड एक्नॉलेज क्या है, जब प्रोसेसर अपनी बसेस को फ्री कर देता है तो पेरिफेरल को वापस से होल्ड एक्नॉलेज पे सिग्नल दे देता है। होल्ड एक्नॉलेज DMA, ये मेरा एक लेक्चर है डेटा ट्रांसफर मैकेनिज्म, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें ये पूरा डिटेल में बताया गया है। ठीक है, चैनल पे अवेलेबल है। तो ये हो गया होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज। ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली उन पिंस के बारे में जो मिनिमम मोड में वर्क कर रही हैं। ठीक है, ये उन पिंस के बारे में था जो मिनिमम मोड में वर्क कर रही हैं। अब कुछ पिंस और डिस्कस करते हैं जो मैक्सिमम मोड में वर्क कर रही हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ पिन यूज्ड इन मैक्सिमम मोड, मैक्सिमम मोड में जो पिंस यूज करी जा रही है उनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, लेट मी इरेज। चलिए, तो फंक्शंस ऑफ पिन यूज्ड इन मैक्सिमम मोड। मैक्सिमम मोड में जो पिंस यूज करी जा रही है उनके क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे देखिए, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें आपके पास देखो, आपने एक यहाँ पर टेबल है। टेबल क्या है कि कुछ स्टेटस सिग्नल्स हैं, लाइक S0, S1 और S2, S0, S1 और S2। ये देखिए,
ये जो है S0, S1 और S2, ठीक है, पहले ये बेसिकली आपके क्या है, स्टेटस बिट्स हैं, स्टेटस बिट्स है और इनके कुछ ऑपरेशन होते हैं जो परफॉर्म करे जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि S2 बार, S1 बार और S0 बार, यहाँ पे कॉम्बिनेशन पहले बनाएंगे, लाइक 0 0 0, फिर 0 0 1, देन है आपका 0 1 0, फिर है 0 1 1, फिर है 1 0 1, देन 1 1 0 और उसके बाद 1 1 1, ठीक है, 1 0 1, ये आप इसको 0 कर लो, ये आप उसके बाद इसको 1 कर लो, इसका कॉम्बिनेशन आप बना लीजिएगा 3 बिट में, और इसको आप 0 कर लो, 0 0 0 0 1 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1, फिर ये 1 और ये भी 1, ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, ये आपके 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन है। अब देखिए फंक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, अब इन तीनों जो आपके पिंस हैं, ठीक है, इन पे कोई भी सिग्नल हो, अगर तीनों पे 0 0 0 है, ठीक है, तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म होता है, इंटरप्ट एक्नॉलेज फंक्शन हमारा जो परफॉर्म होता है, आप चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, इंटरप्ट एक्नॉलेज, ठीक। 0 0 1 पे जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो होता है इनपुट आउटपुट रीड, उसके बाद 0 1 0 पे इनपुट आउटपुट राइट, ये कॉम्बिनेशन है और ये फिक्स है। देन हॉल्ट, इस पे कोई परफॉर्म हॉल्ट हो जाता है प्रोसेसर। देन ऑपकोड फेच, ऑपकोड फेच, देन मेमोरी रीड, मेमोरी रीड, फिर आपका मेमोरी राइट, मेमोरी राइट, ठीक है, और इसके बाद ये इनएक्टिव रहता है, यहाँ पर ये पैसिव इसको बोल सकते हैं या इनएक्टिव रहता है, ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये आपके स्पेशल रिस्पेक्टिव फंक्शन बता रहे हैं कि कौन कौन से पिंस पे कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। तो आपको इसको नोट करना पड़ेगा और ध्यान में रखना होगा और लर्न करना पड़ेगा कि ये पिन से ये कॉम्बिनेशन है और ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। और देखिए ये मैक्सिमम मोड में वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये सारे एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक और पिन है, दैट इज लॉक। ये देखिए आपके पास एक और पिन है, पिन नंबर 29, पिन नंबर 29 LOC के बाद, ठीक है। ये क्या है, द लॉक आउटपुट इज यूज टू लॉक पेरिफेरल, ठीक है, ऑफ द सिस्टम। जो अदर पेरिफेरल्स हैं उनको लॉक करने के लिए इस पिन को यूज किया जाता है, ठीक। इसके बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट पिन दिख रही होगी, RQ/GT0, RQ/GT1, ठीक है। जो ये RQ/GT0 है, ये क्या है, बेसिकली रिक्वेस्ट ग्रांट पिन है। ये कब यूज की जाएंगी, जब आप DMA ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, उस टाइम पे डेटा प्रोसेसर के बसेस को या कंट्रोल सिग्नल को रिक्वेस्ट और ग्रांट करने के लिए ये पिन यूज की जाएंगी, RQ/GT0, RQ/GT1, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास एक और लास्ट बचता है जिसमें आपको ये शो कर रहा है, या लास्ट में आपको बस एक ऑप्शन बचा हुआ है, QS1 और QS0 पिन नंबर। ये देखिए QS0 और QS1 पिन नंबर 25 और पिन नंबर 24, ठीक है। इनमें देखिए क्या करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो दो पिन्स आपकी बची हैं, दैट इज 25 और 24 पे, QS0 और QS1, ठीक है। इन जो ये दो पिन्स हैं, जब ये मैक्सिमम मोड में वर्क कर रही होती हैं, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बताता है कि क्यू की क्या कंडीशन है, ठीक है। क्यू आपने देखा था 86 में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें पहले ही लाइन अप होकर इंस्ट्रक्शन आके रखी गई है और वहां से डायरेक्ट जो आपका ALU है वो क्या कर रहा है, डेटा को इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर रहा है। तो QS0 और QS1 के दो बिट्स हैं, इसका मतलब टोटल 4 कंडीशन होगी। अगर ये दोनों जो बिट्स हैं वो 0 0 है, तो Q क्या होता है, आइडियल कंडीशन में। अगर ये दोनों बिट्स 0 0 है तो Q हमारा जो है वो आइडियल कंडीशन में। अगर ये 0 1 है तो फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपकोड इज रीड फ्रॉम द Q,
ऑपकोड की फर्स्ट बाइट आपकी क्यू से रीड की जाएगी। ये बिट्स अगर 10 है तो क्यू इज एम्प्टी होता है, और अगर 11 है तो सबसीक्वेंट बाइट ऑफ ऑपकोड इज रीड फ्रॉम द क्यू। ठीक है, तो 01 पे फर्स्ट बाइट, जो फर्स्ट बाइट होती है वो रीड करी जाती है, और 11 पे उसकी सबसीक्वेंट बाइट जो होती है वो रीड की जाती है। 00 पे ये आइडियल कंडीशन में होता है, और 10 पे है, इसका मतलब जो क्यू है वो हमारा क्या है, एम्प्टी है। तो इट्स ऑल अबाउट द पिन डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आपको सारी चीजें 8086 के प्रोसेसर में पिन में क्या क्या है वो बता दी गई हैं। आप एड्रेसिंग मोड्स देख लेते हैं कि 8086 जो है, ठीक है, इसमें एड्रेसिंग मोड्स आपके कैसे क्या क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। चूंकि यहाँ पे सेगमेंटेशन यूज किया जाता है तो एड्रेसिंग मोड 8085 से थोड़े से अलग होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एड्रेसिंग मोड्स इन 8086। अब देखिए एड्रेसिंग मोड क्या हो करता था। एड्रेसिंग मोड बेसिकली बताता था कि ऑपकोड जो है वो कैसे एक्सेस किया जा रहा है, ऑपकोड कैसे फेच किया जा रहा है, यही चीज हमारी एड्रेसिंग मोड बता रही होती थी। अब जो पहला एड्रेसिंग मोड 86 में यूज किया जाता है वो होता है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक, अब रजिस्टर एड्रेसिंग मोड जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर और रिसीव होना है वो बिटवीन द रजिस्टर होना है। तो अगर मान लीजिए कोई आपकी एक इंस्ट्रक्शन है मूव AL, BL, इसका मतलब क्या हो गया, मूव द कंटेंट ऑफ BL, ठीक है, टू AL, मूव द कंटेंट ऑफ BL टू AL। ठीक, अगर लिखा हुआ है मूव CX, BX, यहाँ पे देखिए AL था, लोअर ऑर्डर की B की बाइट जो थी वो लोअर ऑर्डर A वाले में जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे मूव BX, CX, मतलब पूरा 16 बिट जो BX है वो पूरे 16 बिट CX में मूव किया जा रहा है। तो रजिस्टर एड्रेसिंग में क्या होगा, कंटेंट जो है रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर हो रहा होगा या ऐड हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए लिख गया, जैसे आपके पास एक इंस्ट्रक्शन आ गई ऐड CL, BL, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ऐड द कंटेंट ऑफ CL एंड BL एंड स्टोर द रिजल्ट इन द CL रजिस्टर। देखिए दो ऐड कर रहे हैं BL और CL का कंटेंट, ठीक है, लेकिन स्टोर कहाँ कर रहे हैं, CL रजिस्टर में। ठीक है, स्टोर आप इसको CL रजिस्टर में कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी तरह की जो एड्रेसिंग होती है वो आपकी होती है इमीडिएट एड्रेसिंग और रजिस्टर एड्रेसिंग, ये जस्ट लाइक 8085 होती है। ठीक है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में देखिए क्या हो रहा होता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में इमीडिएटली डेटा इंस्ट्रक्शन में गिवन है, जस्ट लाइक मूव, मान लीजिए AL, 50H, मतलब 50H डेटा को हम कहां पर मूव कर दें, AL में, या आपसे बोल दिया गया मूव BX, 16 बिट रजिस्टर यूज हो रहा है तो डेटा भी अगर हो गया 23A0H, तो यहाँ पे 23A0H जो डेटा है वो कहाँ पे मूव कर दिया जाए, BX रजिस्टर में। ठीक है, तो ये दोनों जो एड्रेसिंग है आपकी इमीडिएट और रजिस्टर, ठीक है, ये आपकी 8085 की तरह वर्क कर रही होती है, इनमें कुछ भी अलग नहीं होता है। अब जो नेक्स्ट टाइप के जो एड्रेसिंग है, ठीक है, वो यहाँ पे 8086 में एक अलग स्ट्रक्चर के फॉर्म में यूज की जाती है, वो देखते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। इन दोनों में तो ये पुरानी ही तरह की है। जो नेक्स्ट आपकी एड्रेसिंग है दैट इज द थर्ड वन, और ये है आपकी डायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग। आप देखिए डायरेक्ट एड्रेसिंग में आपको ये मैंने बताया था कि हर सेगमेंट आपके पास डिफरेंट सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि डेटा सेगमेंट है। ठीक है, और इस डेटा सेगमेंट में जो डेटा सेगमेंट है इसमें जो वैल्यू है वो मेरी क्या है, 3000H। ये मान लिया कि डेटा सेगमेंट में जो वैल्यू स्टोर है वो क्या है, 3000H। अब इसी बेसिस पे मैं आपको डिफरेंट एड्रेसिंग बता रही हूँ कि डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होगी। डायरेक्ट एड्रेसिंग में मान लीजिए आपके पास एक इंस्ट्रक्शन लिखी गई जिसमें कहा गया मूव AL, 1000H। ठीक है, तो अब क्या है, जो 1000H है, ठीक है, ये मेरा एक इफेक्टिव एड्रेस है, ये मेरा एक इफेक्टिव एड्रेस है, तो मुझे सीधे 1000H
एक एड्रेस है, ये इफेक्टिव एड्रेस पहले डेटा सेगमेंट के साथ ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो जो नया एड्रेस मिलेगा उस पे जो कंटेंट है, ठीक है, वो एएल में ऐड स्टोर किया जाएगा। इसका मतलब मान लीजिए डेटा सेगमेंट में मेरे ये इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगी, डेटा सेगमेंट इनटू 0 से डिस्प्लेस करते हैं 10H प्लस इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस आपका क्या है, यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस क्या है 1000, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेटा सेगमेंट की वैल्यू कितनी थी आपकी 3000 थी, ठीक, इंटू 10 कितना हो गया आपका 3 इंटू 10 301234H, ये हो गया। अब इसमें आप किसको ऐड करेंगे, ये आपका क्या था डेटा सेगमेंट, ठीक है, इंटू 10H। तो डेटा सेगमेंट की वैल्यू 10H के साथ मल्टीप्लाई हुई, तो आपका ये आपका क्या बन गया, ये नया एड्रेस बना। अब इसमें आप इफेक्टिव एड्रेस आपका क्या है, ये आपका क्या है इफेक्टिव एड्रेस, तो इसमें आप इसको ऐड करेंगे, दैट मीन्स 1000H को इसमें ऐड करेंगे, तो आपके पास नया जो फिजिकल एड्रेस बना वो क्या बना 31000H, ठीक है। अब ये एड्रेस मुझे मिला फाइनल एड्रेस, ठीक है। अब इस फाइनल एड्रेस पे जो कंटेंट है वो कहां पर मूव कर दिया जाएगा, एएल रजिस्टर में। इस एड्रेस पे जो कंटेंट होगा वो एएल रजिस्टर में ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सेगमेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो डेटा सेगमेंट यूज किया था, इसीलिए यहाँ पे एक इमेजिन करी थी वैल्यू डेटा सेगमेंट की, उसको शिफ्ट करते हैं पहले 0 से, देन जो इफेक्टिव एड्रेस है वो ऐड किया जाता है, ठीक है। अब इसी तरह एक और जो नेक्स्ट एड्रेसिंग है वो देखते हैं। डेटा सेगमेंट की वैल्यू को हम लोग अगर 3000H ही नेक्स्ट वाली एड्रेसिंग में भी अज्यूम करते हैं तो देखिए क्या होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट जो आपकी है ये है बेस एड्रेसिंग। नेक्स्ट आपकी जो एड्रेसिंग है सेकेंड वन इज ये आपकी है बेस एड्रेसिंग, ठीक है, बेस एड्रेसिंग। अब बेस एड्रेसिंग में भी क्या होगा, जो बेस रजिस्टर है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है मूव CL मान लीजिए BX, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस, वहां पे डायरेक्ट वो एड्रेस दिया गया था, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इस बेस रजिस्टर में जाएंगे तब हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग वापस से बात कर ले कि जो डेटा सेगमेंट में वैल्यू स्टोर थी वो आपकी क्या थी 3000H, ठीक है। डेटा सेगमेंट में आपकी एज इट इज यही वैल्यू स्टोर थी 3000H। अब अगर यहाँ पे मूव CL BX लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले आप क्या करेंगे, डेटा सेगमेंट को 10H से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ गया, डेटा सेगमेंट आपका कितना था 3000 इंटू 10H, तो आपके पास ये कितना आ गया 30000H, ठीक। अब आपके पास नेक्स्ट बात आती है कि जो बेस जो आपका BX है, ठीक है, BX, ये BX क्या है, BX आपका क्या है एक इफेक्टिव एड्रेस है। और मान लिया कि जो BX रजिस्टर था, BX में आपके पास अगर मान लीजिए होल्ड था, जो वैल्यू होल्ड थी वो वैल्यू आपकी थी 2000H, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस क्या होगा, जो आपके BX की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे जो BX की वैल्यू है तो यहाँ पे 2000H ऐड हो गया, तो क्या बन गया 32000H। तो अब आपके पास इफेक्टिव एड्रेस क्या मिल गया 32000H, और उस पे जो कंटेंट होगा वो कहाँ पे मूव कर देना है हमें CL रजिस्टर में, ठीक है। उसका कंटेंट को हमें कहाँ मूव कर देना है CL रजिस्टर में। तो ये हो गया हमारा बेस एड्रेसिंग, ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग, और नेक्स्ट आपका हो गया बेस एड्रेसिंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बेस रिलेटिव एड्रेसिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं वो आपकी है बेस रिलेटिव एड्रेसिंग, ठीक है। बेस, अभी आपने बेस एड्रेसिंग देखी, ठीक है, यहाँ पे बेस रिलेटिव एड्रेसिंग, जब भी रिलेटिव एड्रेसिंग यूज करा जाएगा, ठीक है। देखिए अभी आपको कई टाइप की मैं बताऊंगी। तो बेस एड्रेसिंग में क्या हो रहा है, जो डेटा सेगमेंट था वो शिफ्ट हुआ और बेस एड्रेस जो था, ठीक है, वो इफेक्टिव एड्रेस की तरह यूज किया जा रहा था, ऐड किया, आपको नया एड्रेस मिल गया। बेसिकली हमें यहाँ पे एड्रेस कैसे मिल रहा है वो चीज देखनी है। बट बेस रिलेटिव एड्रेसिंग में क्या होगा, बेस रिलेटिव एड्रेसिंग का मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अगर आपके पास लिखा हुआ है मूव AX, BX प्लस 5, ठीक है, तो फिर से BX की वैल्यू, BX क्या है आपका एक इफेक्टिव
एड्रेस है। BX क्या है आपका, एक इफेक्टिव एड्रेस है। और इस इफेक्टिव एड्रेस की वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस आपका 2000H है, BX ने जो वैल्यू होल्ड कर रखी है वो 2000H है। अब मूव करना है, और फिर से वही बात, डेटा सेगमेंट की वैल्यू अगर अभी भी 3000 है, जैसे हम लोग एक इमेजिन करके चल रहे हैं, तो डेटा सेगमेंट की वैल्यू ये थी। अभी क्या हुआ, इस इंस्ट्रक्शन के बाद मेमोरी एड्रेस जो आपका बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा मेमोरी एड्रेस, अगर मैं नॉर्मल एक इक्वेशन लिख दूं तो मेमोरी एड्रेस जो आपका बना है वो क्या है, ये देखिए मेमोरी एड्रेस आपका कैसा बनेगा, डेटा सेगमेंट इंटू 10H, ठीक, प्लस इफेक्टिव एड्रेस करते थे। इफेक्टिव एड्रेस यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, BX, ठीक है, BX प्लस 5। तो आपके पास डेटा सेगमेंट की वैल्यू कितनी थी, 3000, ठीक है, H इंटू 10H प्लस BX की वैल्यू कितनी हो गई, 2000H प्लस 5। तो आपके पास जो मेमोरी एड्रेस बना वो क्या बना, 32005H। अब ये आपका मेमोरी एड्रेस बना, इस लोकेशन पे जो भी वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ पे मूव कर दी जाएगी, AX रजिस्टर पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको एड्रेस निकालना, मतलब मेमोरी पे मेमोरी एड्रेस कैसे निकाला जाएगा, बेसिकली एड्रेसिंग में आपको वही चीज बताई जा रही है। तो ये बेस रिलेटिव एड्रेसिंग हो गई। इसी तरह आपके पास इंडेक्स एड्रेसिंग होती है, ठीक है, इसी तरह आपके पास इंडेक्स एड्रेसिंग होती है, वहां पे बेस रजिस्टर की जगह इंडेक्स रजिस्टर हो जाता है। आपकी नेक्स्ट जो होती है वो एक है आपकी इंडेक्स एड्रेसिंग, ठीक। इंडेक्स एड्रेसिंग का अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो जैसे अगर आपके पास मान लीजिए लिखा हुआ है मूव BL कॉमा यहाँ पे SI दे दिया, ठीक है, सोर्स इंडेक्स। तो सोर्स इंडेक्स एक इफेक्टिव एड्रेस की तरह काम कर रहा है, उस एड्रेस पे जाएंगे, वो हमारा इफेक्टिव एड्रेस है। तो डेटा सेगमेंट में आपके पास जो वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, सोर्स इंडेक्स की वैल्यू को ऐड किया और आपको इफेक्टिव एड्रेस मिल गया। जैसे कि SI या जो इफेक्टिव एड्रेस है इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि आपके पास कितनी है, 1000H है, ठीक है, 1000H, ठीक। उसके बाद डेटा सेगमेंट हम लोगों का पुराना वही चला आ रहा है, डेटा सेगमेंट कितना था, 3000H। तो यहाँ पे मेमोरी एड्रेस कैसे निकला, मेमोरी एड्रेस जो आपका निकला वो कैसे निकला, मेमोरी एड्रेस आपका निकला डेटा सेगमेंट इंटू 10H प्लस SI, ठीक है, जैसे अभी तक कर रहे थे वो सोर्स। अब ये हो गया आपका 3000H इंटू 10H प्लस 1000H, क्योंकि इफेक्टिव एड्रेस यहाँ पे देखिए कितना है, 1000H है। तो आपके पास जो मेमोरी लोकेशन बनी वो क्या बनी, 31000H। ये मेरा बन गया मेमोरी एड्रेस। इसके कंटेंट को ले जाके BL पे मूव करा दूं, इंडेक्स एड्रेसिंग हो गई। नेक्स्ट आपका इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग, नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग, ठीक है। इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग में क्या हो जाएगा, जैसे बेस रिलेटिव था वैसे ही इंडेक्स रिलेटिव। जैसे कि यहाँ पर अगर आप एक एग्जांपल लेना चाहो तो आपने कहा कि मूव CL कॉमा, जैसे यहाँ पे ले लिया DI, मान लीजिए DI प्लस 10H, ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट लेंगे, रिलेटिव में एक डिस्प्लेसमेंट भी ऐड किया जाएगा, रिलेटिव में एक डिस्प्लेसमेंट भी ऐड किया जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर बात कर लें कि DI की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे DI की वैल्यू जो है वो आपकी क्या थी, डेटा सेगमेंट में जो वैल्यू है, ठीक है। तो DI की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे DI की वैल्यू भी आपकी 3000 है। तो यहाँ पर भी आप इसी तरह से मेमोरी एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एड्रेसिंग जो है होती है वो आपकी क्या होती है, बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग, बेस, ठीक है, प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे आपने कहा कि इसका एक एग्जांपल दे दूं तो आपको मूव करना है, मूव कर रहे हैं AX में BX प्लस SI, ठीक है। इफेक्टिव एड्रेस कब बनेगा, जब BX और SI की वैल्यूज जो वैल्यूज है उनको ऐड कर देंगे, तब हमारा क्या बनेगा, इफेक्टिव एड्रेस बनेगा। मान लेते हैं कि BX की वैल्यू जो थी, BX की वैल्यू आपके पास है 2000,
SI की वैल्यू है मान लेते हैं 1000। ठीक, डेटा सेगमेंट कितना था 3000 लेके चल रहे थे। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे मेमोरी एड्रेस, यहाँ पे मेमोरी एड्रेस कैसे निकालेंगे, मेमोरी एड्रेस निकालेंगे, क्या करेंगे, डेटा सेगमेंट इंटू 10H प्लस BX, ठीक है, प्लस SI। तो ये कितना हो गया 3000H इंटू 10H प्लस 2000H प्लस 1000H। तो ये आपके पास पूरा आपका फाइनल मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आ गया 33000H। ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को AX में मूव करेंगे। तो ये बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग हो गया। ठीक है, बेस प्लस इंडेक्स। इसी तरह बेस प्लस इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग, रिलेटिव एड्रेसिंग आ जाएगा, मतलब यहाँ पर अगर रिलेटिव एड्रेसिंग आ गया, ठीक है, अगर आ गया बेस प्लस इंडेक्स रिलेटिव, तो क्या हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें ज्यादा नहीं, एक रिलेटिव एड्रेस मतलब एक और आपके पास एड्रेस हो जाएगा। जैसे कि मूव करना है मान लीजिए CX में, ठीक है, तो BX बेस प्लस इंडेक्स प्लस एक आपका रिलेटिव वैल्यू, तो ये हो गई बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग। ठीक है, तो ये आपको मैंने 8086 की एड्रेसिंग सारी बताई है और साथ में पिन डायग्राम आपके साथ एक्सप्लेन किया गया है। इस लेक्चर तक को मिला के आपके पास सारे 8086 के रिगार्डिंग आपके सिलेबस के हिसाब से जितने भी टॉपिक्स थे वो आई होप मैंने सारे कवर किए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज है कि हाँ 8086 में आपको कोई भी रिस्पेक्टिव टॉपिक पे दिक्कत है, वो लेक्चर्स में नहीं है, वीडियोस में नहीं है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।